डीप स्टेट एक ऐसा वर्ड जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को पूरी तरह से हिला के रख दिया है और सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया और अमेरिका के बीच के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में डीप स्टेट के बारे में मैं इन डेप्थ एनालिसिस करने वाला हूं। डीप स्टेट का मतलब क्या होता है, रिसेंटली ये न्यूज में क्यों है, डीप स्टेट की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के बारे में। इंडिया में क्या डीप स्टेट एग्जिस्ट करता है, इसके लिए हम लोग दोनों ही आर्गुमेंट के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली डीप स्टेट इतना ज्यादा न्यूज में क्यों है, ये सारी बातें करने वाले हैं हम लोग आज डीप स्टेट के बारे में। और डीप स्टेट से हमें कैसे नुकसान पहुंचता है, डेमोक्रेसी के लिए क्यों खतरनाक है, डीप स्टेट की प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कोर्ट का यहां पे क्या कहना है, मीडिया का यहां पे क्या रोल होता है, एनजीओज किस तरह से यूज किए जाते हैं हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, हमारी कंट्री के अगेंस्ट में, और किस तरह से पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन डीप स्टेट का यूज करते हैं अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए और डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। इस तरह के बहुत सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो आपसे एक सजेशन है मेरा, अगर आप इस टॉपिक पे अच्छी खासी कमांड चाहते हो ना, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो डीप स्टेट वाली कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा न्यूज में तब आई जब राहुल गांधी अमेरिका और ब्रिटेन के ट्रिप पे गए और वहां पे उन्होंने कई सारी मीटिंग्स के अंदर यह कहा कि इंडिया में जो सीबीआई है और जो ईडी है ये डीप स्टेट की तरह इंडिया में काम करती हैं, ये हमारी कंट्री को अंदर ही अंदर धीरे धीरे खोखला कर रही हैं, उसको खा रही हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर डीप स्टेट इन्फ्लुएंस करता है वहां की डेमोक्रेसी को, पॉलिटिक्स को, उसी तरह से इंडिया में भी ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सीबीआई है, ईडीआई है और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। इनका यह कहना है कि इंडिया में डीप स्टेट स्प्रेड कैरोसिन ऑल ओवर द कंट्री एंड ऑल इट नीड्स इज वन स्पार्क। इंडिया में डीप स्टेट इस कदर तक बॉटम पे पहुंच चुका है, इस कदर तक पॉलिटिक्स के अंदर घुस चुका है, सिर्फ एक चिंगारी ही बाकी है और पूरा देश जल जाएगा। इस तरह की स्टेटमेंट जब राहुल गांधी ने वहां पे दिया तो कंट्रोवर्सी होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी। The deep state, the CBI, the ED, the stuff that is hidden is now chewing the Indian state. It's eating the Indian state. Much like what happened in Pakistan. इसके जवाब में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने गांधी फैमिली के ऊपर और कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर कई सीरियस एलिगेशंस लगाए। इनका यह कहना है कि भाई जो गांधी फैमिली है वो जॉर्ज सोरोस के साथ मिलके, और एक ऑर्गेनाइजेशन है OCCRP, ये मैं आपको बताऊंगा क्या है, इसके साथ मिलके हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स को और हमारे देश के स्ट्रक्चर को, कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि अमेरिका के द्वारा फंड की जाती हैं और ये इंडिया में हर उस चीज को अपोज करती हैं जो इंडिया की प्रोग्रेस और इंडिया की स्टेबिलिटी के अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं। और इन सभी एलिगेशंस के लिए जो प्रूफ दिया जाता है वो है एक रिपोर्ट जो कि इशू की गई थी मीडिया पार्ट के द्वारा। मीडिया पार्ट एक फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन है, ये थोड़ा सा जर्नलिज्म वगैरह करते हैं, इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं, और रिसेंटली इनकी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था द हिडन लिंक्स बिटवीन अ जायंट ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एंड यूएस गवर्नमेंट। और इस रिपोर्ट में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि जो OCCRP है इसको अमेरिकन गवर्नमेंट फंड करती है, और क्योंकि इसका 50% फंडिंग जो अमेरिकन गवर्नमेंट की वजह से आता है, इसीलिए कभी भी अमेरिका के खिलाफ में ये लोग रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। तो ये OCCRP क्या है जो इस पूरी कंट्रोवर्सी के सेंटर में है? OCCRP कहा जाता है दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ऑर्गेनाइजेशन है और दुनिया के 6 कॉन्टिनेंट के अंदर काम करता है। 2007 के अंदर इसका एस्टेब्लिश किया गया था और एम्स्टरडेम के अंदर इसका सेंटर है। हालांकि OCCRP ये खुद मानता है कि इसकी जो 50% के आसपास फंडिंग है ना, वो अमेरिकन गवर्नमेंट से आती है या फिर जॉर्ज सोरोस से आती है, लेकिन इनका यह भी कहना है कि फंडिंग आने के बावजूद भी हम लोग जो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, जो एडिटोरियल्स हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे अमेरिकन गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे ना मजेदार बात देखिए, जिस मीडिया पार्ट की रिपोर्ट को बेसिस बना के एक्यूजेशंस लगाए गए हैं, वो मीडिया पार्ट खुद क्या कह रहा है? वो मीडिया पार्ट कह रहा है, भैया मीडिया पार्ट एक्यूजेस बीजेपी ऑफ द यूजिंग इट्स रिपोर्ट टू स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन। मीडिया पार्ट फर्मली कंडेम्स द इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन ऑफ इट्स रिसेंटली पब्लिश्ड इन्वेस्टिगेशन आर्टिकल अबाउट OCCRP बाय द भारतीय जनता पार्टी। मतलब इनका ये कहना है कि भाई हम लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन की है ना अमेरिकन फंडिंग के बारे में, और जो थोड़ा बहुत उसके अंदर गड़बड़ होती है, उसका इंडिया से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो इस समय बीजेपी गवर्नमेंट है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर रही है, मिस इंटरप्रेट कर रही है। एक बात आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ, शायद फिलहाल आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं किसी एक पार्टी को फेवर कर रहा हूँ या सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे ना, हम लोगों ने यहाँ पे दोनों ही साइड के आर्गुमेंट को इक्वली कवर किया है। बीजेपी की जो एक्विजिशंस हैं उसको भी किया है और कांग्रेस की जो एक्विजिशंस हैं उसको भी किया है। सो गवर्नमेंट के द्वारा अपोजिशन के ऊपर कई सारी एलिगेशंस लगाई हैं, जिनमें से एक आती है हिंडनबर्ग रिपोर्ट। देखिए, सरकार का सीधा सीधा कहना है कि भाई ये जो OCCRP या जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो इन्वेस्टिगेशन करती हैं या जो रिपोर्ट पब्लिश करती हैं, इनका सीधा सीधा सा मतलब होता है कि भाई हम लोगों ने इंडिया के अगेंस्ट में काम करना है। और इसका एग्जाम्पल दिया जाता है हिंडनबर्ग रिपोर्ट। किस तरह से हिंडनबर्ग रिपोर्ट को पेश किया गया था, पब्लिश किया गया था इंडिया की स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए, अडानी ग्रुप के ऊपर एक्विजिशंस लगाने के लिए। और बाद में जब सेबी इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्होंने पाया कि भाई इसमें कोई गड़बड़ी हुई नहीं है, लेकिन सिर्फ इस रिपोर्ट के बेसिस पे ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ इंडिया की स्टॉक मार्केट में। तो ये एग्जांपल दिया जाता है कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस जो कि डीप स्टेट का पार्ट हैं, ये इंडिया की स्टॉक मार्केट को, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को नुकसान पहुंचाती हैं। यहां पे एक एग्जांपल और दिया गया, पेगासस वायरस वाला। 2 साल पहले OCCRP ने ये रिपोर्ट निकाली थी कि इंडिया में बहुत सारे जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस के फोन को टैप किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और जब यह मामला OCCRP ने निकाला था, उस पर रिपोर्ट को पब्लिश किया था, तो अपोजिशन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट को पूरी तरह से हैंग कर दिया था और बहुत सारी डिमांड हो रही थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंडर में जो टेक्निकल कमेटी बनाई गई और जिसके अंदर 29 मोबाइल फोन्स को इन्वेस्टिगेट किया गया, उस टेक्निकल रिपोर्ट ने यह पाया कि कोई भी गड़बड़ इन मोबाइल फोन्स के अंदर नहीं हुई है। तो यह भी एक प्रूफ दिया गया है कि किस तरह से OCCRP हमारी पार्लियामेंट को कंट्रोल करना चाहती है और गवर्नमेंट की इमेज को खराब करना चाहती है। और सिर्फ एक एग्जांपल आपको और देना चाहूंगा। सरकार का यह कहना है कि OCCRP ने 2021 के अंदर एक रिपोर्ट निकाली थी और इन्होंने यह कहा था कि इंडिया की जो कंपनी है कोवैक्सीन, किस तरह से ये करप्शन कर रही है। और इस रिपोर्ट के बेसिस पे ब्राजील ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो डील थी कोवैक्सीन के साथ, उसको कैंसिल कर दिया था, ये कह के कि इस डील के अंदर करप्शन है। जब OCCRP ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया था, उसके बाद जो अपोजिशन गवर्नमेंट है उसने सरकार के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बनाया था कि कोवैक्सीन के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया जाए और इसकी बजाय जो एस्ट्राजेनिका यानी कि जो विदेशी कंपनियों की वैक्सीन है उसको इंडिया में अप्रूव किया जाए। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो यह पाया गया कि किसी तरह का कोई भी करप्शन नहीं हुआ था। तो यह भी एग्जांपल इस तरह से दिया जाता है कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस OCCRP या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया की प्रोग्रेस को डिरेल करना चाहती हैं, गवर्नमेंट के ऊपर किस तरह से प्रेशर बनाना चाहती हैं अपोजिशन का यूज करके। देखिए, इन एलिगेशंस के अंदर कितनी सच्चाई है वो हमें नहीं पता है, ये काम हमारा नहीं है। या तो ये काम जुडिशरी करेगी या फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज करेगी। लेकिन हाँ, इन एलिगेशन से ये पता चलता है कि किस तरह से विदेशी एजेंसीज हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं और इस तरह के एलिगेशंस यहाँ पे लगाए जाते हैं। अब देखिए जरा, इस पूरी कंट्रोवर्सी के अंदर ये लगभग 3 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा न्यूज में हैं। पहली ऑर्गेनाइजेशन आती है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जिसे OSF कहा जाता है। इसको बनाया गया था जॉर्ज सोरस के द्वारा। भैया ये पर्सन आजकल काफी न्यूज में है, वैसे तो सेलिब्रिटी हैं, वैसे बिलियनियर हैं, लेकिन इंडिया में बहुत न्यूज में है। गवर्नमेंट इनको बार बार अटैक करती है, जॉर्ज सोरस को। 3 ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहा जाता है फोर्ड फाउंडेशन। 1936 के अंदर इसको बनाया गया था और आपको पता ही है भाई, फोर्ड जो बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है, इनके द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और ये ऑर्गेनाइजेशन कहती है भाई हम लोग दुनिया भर में ना ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। जो जॉर्ज सोरस की जो फाउंडेशन है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, ये क्या कहती है? ये कहती है भैया हम तो पॉलिटिकल फिलैंथ्रोपी प्रोजेक्ट करते हैं, हम पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट को फैलाना चाहते हैं, हम पूरी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो बेसिकली इस तरह के एम, इस तरह के जो टारगेट है ये लोग सेट करते हैं। एक और ऑर्गेनाइजेशन से बहुत इंपॉर्टेंट, उम्मीदयार नेटवर्क इसको कहा जाता है। देखिए, जो जॉर्ज सोरस की ऑर्गेनाइजेशन है ना, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, या ओपनली क्रिटिसाइज करती है गवर्नमेंट्स को, लेकिन जो फोर्ड फाउंडेशन है और जो उम्मीदयार नेटवर्क है ये ओपनली नहीं करता है, लेकिन पर्दे के पीछे से ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उम्मीदयार नेटवर्क को बनाया गया था eBay के फाउंडर के द्वारा, और ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं भाई हम लोग चाहते हैं पूरी दुनिया में सोशल इक्वालिटी बने, पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट हो और पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। और इस पूरी कंट्रोवर्सी के जो सेंटर में एक आदमी है ना, वो है दोस्तों जॉर्ज सोरस और इनकी ऑर्गेनाइजेशन ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। देखिए, जॉर्ज सोरस ने ओपनली कहा है मीडिया के अंदर कि भाई वो मोदी को पसंद नहीं करते हैं। इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि मोदी इज साइलेंट ऑन द सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? अदानी वाला सब्जेक्ट। मोदी एंड बिजनेस टाइकून अदानी are close allies. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed.
Adani is accused of stock manipulation and the stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. तो आप ये कह सकते हैं कि ओपनली जॉर्ज सोरोस जो मोदी गवर्नमेंट है या इनका जो गवर्नेंस करने का स्टाइल है उसको पसंद नहीं करते हैं। देखिए, जॉर्ज सोरोस के बारे में हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे जो लीडर्स हैं वो भी बहुत अच्छा नहीं सोचते हैं। पिछले ही दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जयशंकर जी ने ये कहा था कि जॉर्ज सोरोस एक ओल्ड रिच ओपिनियटेड एंड डेंजरस बिलियनियर हैं। I could take a view that the individual in question, Mr. Soros, is a old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. दोस्तों, इस एक्विजिशन की सीरीज में जो बहुत सीरियस एलिगेशन लगाया गया है वो है इन पर्सन को लेके। इनका नाम है सलील शेट्टी। और सलील शेट्टी कौन है? जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है जिसको बनाया गया है जॉर्ज सोरोस के द्वारा, वो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं वहां पे सलील शेट्टी। यहाँ पे एक और बड़ा सीरियस एलिगेशन है, वो है इस पर्सन को लेके। दोस्तों, इनका नाम है मुशफिकुल फजल अंसारी। ये बांग्लादेशी वैसे तो जर्नलिस्ट हैं, लेकिन पिछले 10-12 साल से बांग्लादेश से इन्होंने एग्जाइल लिया हुआ। बेसिकली जो शेख हसीना जी की गवर्नमेंट है वो इनको पसंद नहीं करती थी, तो ये अमेरिका में रहते थे और पिछले 10-15 सालों से लगातार शेख हसीना जी के अगेंस्ट में और इंडिया के खिलाफ लिखते रहे हैं। तो फिर रिसेंटली अमेरिका में विजिट की थी राहुल गांधी जी ने, तो वहां पे इनसे मुलाकात की थी। दोस्तों, यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फोरम ऑफ द डेमोक्रेटिक लीडर इन द एशिया पैसिफिक। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1994 में, और इसका मिशन है टू प्रमोट डेमोक्रेसी इंक्लूडिंग ऑल इट्स नेसेसरी प्री रिक्विजिट कंडीशन एंड द इंस्टीट्यूशंस। मजे की बात यह है कि इसकी जो वाइस प्रेसिडेंट है इसके अंदर नाम है सोनिया गांधी जी का। और ये ऑर्गेनाइजेशन ओपनली जो कश्मीर के ऊपर इंडिया की पॉलिसी है उसको सपोर्ट नहीं करती है और पाकिस्तान के क्लेम को सपोर्ट करती है। तो दोस्तों, ये तो हो गई एलिगेशंस की बात। हालांकि अगर आप वीडियो में आगे जाओगे तो मैं आपको काउंटर एलिगेशंस भी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, किस तरह से ऑपोजिशन सरकार के ऊपर आरोप लगाती है कि वो इंडिया के अंदर डीप स्टेट बना रहे हैं और हमारी जो मशीनरी है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसका मिसयूज कर रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट डीप स्टेट। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स ओवरनाइट चेंज हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें बिल्कुल भी नहीं बदलती हैं। ऐसा लगता है कि शायद पर्दे के पीछे कुछ और पावर्स काम कर रही हैं। Here's my plan to dismantle the deep state and reclaim our democracy from Washington corruption once and for all. कभी कभी ऐसा लगता है कि कंट्री के जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो हमारे चुने हुए लीडर्स नहीं ले रहे हैं, बल्कि पर्दे के पीछे से कोई और ले रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि इस पूरे सिस्टम के अंडर में एक छुपा हुआ सिस्टम भी काम कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में अभी हम लोग इसी छुपे हुए सिस्टम यानी कि डीप स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले डीप स्टेट का मतलब समझते हैं। दोस्तों, डीप स्टेट का सीधा मतलब होता है स्टेट के अंदर एक और स्टेट, स्टेट विद इन स्टेट। दोस्तों, एक ऐसा नेटवर्क होता है जो किसी भी देश की मिलिट्री, वहां की आर्मी, इंटेलिजेंस एजेंसीज, वहां की जो ब्यूरोक्रेसी है और कभी कभी मीडिया के भी कुछ हिस्सों को मिलाकर बनता है। और ये नेटवर्क गवर्नमेंट से ऊपर होते हैं और गवर्नेंस की असली चाबी इन्हीं के हाथ में होती है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन डीप स्टेट हमेशा मौजूद रहता है और पर्दे के पीछे से पॉलिसीज और डिसीजंस को कंट्रोल करता है। ऊपर से देखने से ऐसा लग सकता है कि कोई कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वहां पे जो डीप स्टेट होता है यानी कि वहां की जो मिलिट्री है, मीडिया है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो ही पूरे नैरेटिव को कंट्रोल करती हैं और वो उसके लिए ना बहुत सारी चीजों का सहारा लेती हैं। कभी कभी सप्रेशन करती हैं, कोर्जन करती हैं, एस्पिनियोज करती हैं, मॉनिटरिंग करती हैं, आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करती रहती हैं। मतलब हुक और क्रुक वो हमेशा ये करने की कोशिश करती हैं कि भाई इस देश के अंदर जो नैरेटिव है वो उनके हिसाब से ही चले और आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो आपकी ना रहे। अल्टीमेटली जो आउटपुट होता है कंट्री के अंदर वो उनके अकॉर्डिंग होता है, जनता के अकॉर्डिंग नहीं होता है। एक थ्योरी होती है दोस्तों जिसको कहते हैं डेमोक्रेटिक थ्योरी, और डेमोक्रेटिक थ्योरी ये कहती है कि किसी भी देश के लोग जब अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट करते हैं, उनको चुनाव करते हैं और उनको संसद में भेजते हैं, यही पॉलिसी मेकर्स, यही जो लीडर्स होते हैं, बाद में कुछ अथॉरिटीज को काम डेलीगेट कर देते हैं, जिसको आप ब्यूरोक्रेसी कह सकते हो। तो सीधा सीधा सा मतलब यह है कि जनता को यह लगता है कि असली पावर इन्हीं पॉलिटिशियंस के हाथ में होती है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं।
रियलिटी में इलेक्टेड लीडर्स को गाइड किया जाता है उन ब्यूरोक्रेट्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज और मिलिट्री ऑफिशियल्स के द्वारा, जिनके पास होती है स्पेशलाइज्ड नॉलेज और डिटेल्ड डेटा। मतलब डिसीजन मेकिंग सिर्फ वोट पाने वाले नहीं कर रहे हैं, बल्कि डिसीजन मेकिंग पर्दे के पीछे वो लोग कर रहे हैं जो अपने अपने काम में एस्टेब्लिश्ड होते हैं। बट मजेदार बात यह है कि उनकी कोई भी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। देखिए, हमारे पॉलिटिशियंस की पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है। अगर लोग जनता को पसंद नहीं आया, उनके काम पसंद नहीं आए, तो 5 साल के बाद उनको चेंज कर सकती हैं। लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, ये परमानेंट होते हैं। ये डिसीजन अपने हिसाब से लेते हैं और ये कभी चेंज भी नहीं होते हैं। ये सिर्फ रिटायर होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई अगर सरकार आपकी है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिस्टम तो हमारा है ना। देखिए, वैसे देखा जाए तो ये जो एजेंसीज होती हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो लोकतंत्र के लिए जरूरी भी हैं, क्योंकि वो हमारी गवर्नेंस को बैलेंस करते हैं और हमारा बैकबोन है। लेकिन जब यही इंस्टीट्यूशंस अपनी लक्ष्मण रेखा को पार कर देते हैं तो डेमोक्रेसी की ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है, हमारी अकाउंटेबिलिटी को चैलेंज करते हैं और तब ये बन जाते हैं डीप स्टेट। अब आप मुझे बताइए, अगर डिसीजन मेकिंग हमारे पॉलिटिशियंस के हाथ में नहीं है और उनके हाथ में है, तो क्या ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरा है या नहीं है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखिए, आप यहाँ पे पाकिस्तान का एग्जांपल ले सकते हो। पाकिस्तान के अंदर जो मेजर पॉलिसी डिसीजंस होते हैं गवर्नमेंट के, वहां के लीडर्स नहीं लेते हैं, पॉलिटिशियंस नहीं लेते हैं, वो लिए जाते हैं वहां की आर्मी, वहां की मिलिट्री के ऑफिसर्स के द्वारा। आप यहाँ पे अमेरिका का एग्जांपल भी ले सकते हो। अमेरिका में इसको कहा जाता है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। मतलब वहां पे जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स हैं वो इतने पावरफुल हैं कि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसको पूरी तरह से रन करते हैं। आप ये मान के चलिए कि अमेरिका में जो वहां के मिलिट्री का बजट है, डिफेंस बजट, वो कितना ज्यादा है, ट्रिलियंस में है वो, बेसिकली 900 बिलियन समथिंग है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। ये पैसा सारा कहां जा रहा है? ये उन ऑफिसर्स के द्वारा जो है यूज किया जाता है अपनी पावर को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो ऐसा देखो, ऊपर से देखने में ऐसा लग सकता है अमेरिका बड़ी अच्छी ही एक वाइब्रेंट एक डेमोक्रेसी है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा माना जाता है कि वहां भी पर्दे के पीछे डीप स्टेट बड़ा स्ट्रांगली काम करता है। और अब इंडिया में भी ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जैसे सीबीआई है, ईडी है और भी बहुत सारी हैं, वो भी इंडिया में डीप स्टेट की तरह काम कर रही हैं। खैर, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में जाएंगे, लेकिन ये समझ लेते हैं कि भाई ये जो टर्म है डीप स्टेट, ये आई कहां से? देखिए, 1950s के अंदर टर्की के अंदर बड़ी ही खराब हालत थी। वहां पे जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो मिलिट्री पर्सनल थे, वहां के जो गवर्नमेंट के जो परमानेंट ऑफिशियल्स हुआ करते थे, उन्होंने बेसिकली एक नेक्सस बना लिया था। वहां पे जो इलीगल ट्रेड होती थी, जो नारकोटिक्स ट्रेड होती थी, जो डिफेंस में जो वहां पे डील्स होती थी, इन्होंने वहां पे एक्चुअली एक नेक्सस बना लिया था। और ये हर उस आदमी को या तो मार देते थे या जेल में डाल देते थे या गायब कर देते थे जो वहां पे उनके अगेंस्ट में बात करता था। और 1950s और 60s में टर्की के अंदर एक टर्म यूज की जाती थी जिसे कहते थे डेरिन डेल्व। इसी का मतलब होता है बेसिकली डीप स्टेट। और ये अमेरिका में कैसे चला? देखिए, 1990s तक क्या होता था, अमेरिका एक हार्ड पावर की तरह काम करता था, क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर हुआ करता था, रशिया के साथ इश्यूज हुआ करते थे। तो अमेरिका बेसिकली अपनी जो डिफेंस पावर है, उसकी जो वेपन की पावर है, वो दुनिया को दिखाया करता था। लेकिन 1990s में जब बिल गेट्स वहां पे पावर में आए तो चीजें थोड़ी सी बदल गई। अमेरिका को यह लगा कि भैया अब हार्ड पावर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, कोल्ड वॉर खत्म हो चुका था। तो अमेरिका को यह लगा कि मुझे अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए अभी हार्ड पावर के ऊपर नहीं, सॉफ्ट पावर के ऊपर काम करना पड़ेगा। और उस समय पे सॉफ्ट पावर का जब यूज किया गया तो अमेरिका ने यह पाया कि हम कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, कुछ ऐसे लोगों को पता लगाते हैं कि जो हमारे एजेंडा को पीसफुल तरीके से पूरी दुनिया में अप्लाई कर सकें। और इसके लिए उनको कौन मिला? जॉर्ज सोरोस मिला। तो 1990s में जॉर्ज सोरोस बेसिकली अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए वही काम कर रहे थे जो अमेरिकन गवर्नमेंट ओपनली हार्ड पावर का यूज नहीं कर सकते थे। सिर्फ जॉर्ज सोरोस ही नहीं, उसके बाद कई लोग जो है इस लिस्ट में आए। और आज ऐसा ही माना जाता है कि ये लोग अमेरिकन इंटरेस्ट को पूरी दुनिया में आगे बढ़ाते हैं। 1983 के अंदर भी अमेरिका में ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था नेशनल एंडोमेंट फॉर द डेमोक्रेसी। देखिए, पहले अमेरिका में इस तरह के काम कौन किया करता था? CIA किया करता था, थोड़ा बहुत FBI किया करता था। बाद में जब इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया तो ये लोग क्या करने लगे, ये अमेरिकन गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करने लगे और पूरी दुनिया में अमेरिकन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने लगे पर्दे के पीछे से। आप इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, जैसे ईरान के अंदर कुछ हुआ या मिडिल ईस्ट के अंदर कुछ हुआ तो उसके पीछे या तो CIA था या अमेरिका का जो डीप स्टेट काम किया करता था। इसके बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे, जैसे विकीलीक्स
ने ऐसी बहुत सारी बातें बताई भाई किस तरह से अमेरिका का जो डीप स्टेट है दुनिया भर में अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है। आप यहाँ पे एडवर्ड स्नोडन का एग्जांपल दे सकते हो, किस तरह से NSA जो प्रोजेक्ट चलाया करती थी अमेरिकन गवर्नमेंट सर्विलियंस करने के लिए, वो किस तरह से यूज किया जाता था। तो पूरी दुनिया में एस्पियोनाइज के तरीके से कोवर्ट ऑपरेशन करके, चाहे मिडल ईस्ट हो चाहे साउथ अमेरिका हो, किस तरह से CIA और जो अमेरिकन जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो CIA के लिए काम करती हैं, गवर्नमेंट के लिए काम करती हैं, वो किस तरह से इन चीजों का यूज करती है। आप यहाँ पे ईस्ट जर्मनी का एग्जांपल दे सकते हो, लैटिन अमेरिका का एग्जांपल ले सकते हो, दुनिया भर के एग्जांपल ले सकते हो। और सिर्फ ऐसा नहीं कि अमेरिका ये सब करता है, हर कंट्री अपने हिसाब से करती है। रशिया भी उन कंट्री के अंदर अपने डीप स्टेट की तरह काम करता है जो अमेरिका को फेवर करते हैं। तो बेसिकली एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये कोई ऐसा नहीं है कि नेशनल प्रॉब्लम है। इसके लिए ना बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो कि डीप स्टेट के अंदर क्या क्या होता है भाई, कौन कौन से इसके अंदर प्लेयर्स होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स, मिलिट्री, इंटेलिजेंस एजेंसीज, जो बड़े बड़े बिजनेस लोग होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, NGOs होते हैं, ये सब आप कह सकते हो एक तरह से किसके लिए काम करते हैं, अपनी कंट्री की गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। और कभी कभी गवर्नमेंट से अलग भी काम करते हैं। मतलब ये डीप स्टेट का मतलब होता है कि ये नॉन इलेक्टेड होते हैं, ये जनता को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्योंकि जनता को रिप्रेजेंट कौन करता है, पॉलिटिशियंस करते हैं। लेकिन डीप स्टेट एक्टर्स ना तो किसी लिए अकाउंटेबल होते हैं, ना ही ये जनता के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। और डीप स्टेट बहुत सारे ऐसे टूल्स का यूज करता है इन्फ्लुएंस करने के लिए। कभी कभी ये काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं, कभी कभी ब्लैकमेल करते हैं, सर्विलियंस करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं और इकोनॉमी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे हिडनबर्ग का एग्जाम्पल ले सकते हो। हिडनबर्ग की एक फॉल्स रिपोर्ट, मैं फॉल्स इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सेबी ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो उसके अंदर कुछ भी गलत नहीं मिला। हिडनबर्ग की एक फॉल्स रिपोर्ट के आधार पे हमारी स्टॉक एक्सचेंज से बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो चले गए। इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर दुनिया का ट्रस्ट कम हो गया सिर्फ एक रिपोर्ट की वजह से। तो ये कभी कभी क्या करती हैं, डीप स्टेट किसी कंट्री के इकोनॉमिक पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी इस तरह की चीजों का यूज करती हैं। और क्यों करती हैं, देखिए बाहर से तो ऐसा देखने में लगता है भाई हम तो डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से कुछ और ही चल रहा है। NGOs का यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो डीप स्टेट एक्टर्स होते हैं ना, NGOs के द्वारा किसी भी कंट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके कई सारे एग्जांपल आपको मैं दूंगा। देखिए NGOs कैसे डीप स्टेट के लिए काम करते हैं। मैं यहाँ पे सभी NGOs के बारे में नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। कुछ NGOs जो है वो डेफिनेटली डीप स्टेट के लिए काम करते हैं। इंडिया में आपको कुछ NGOs का मैं एग्जाम्पल भी दूंगा। तो ये NGOs क्या करते हैं, दिखने में तो ये लगता है भाई NGO बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पब्लिक की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, डेमोक्रेसी के लिए काम कर रहे हैं, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है किसी भी देश में, बैकवर्ड लोग हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये NGOs कई बार कोवर्ट ऑपरेशंस भी करते हैं, छुपा रुस्तम होते हैं, पर्दे के पीछे कुछ और करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है NGO के द्वारा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं किसी भी पॉलिसी के खिलाफ में, ठीक है। जैसे आप CA का एग्जांपल ले सकते हो, या पे कहीं पे थर्मल पावर प्लांट का एग्जांपल ले सकते हो, वो आपको मैं थोड़ा सा बाद में कराऊंगा। तो होता क्या, इससे ना गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो जाती हैं। ये प्रोटेस्ट इनके द्वारा फंड किए जाते हैं। अब कुछ ऐसी कंट्रियां भैया जहां पे अमेरिका या ये कंट्री जो हैं वो ओपनली तो वहां पे एक्टिव नहीं हो सकती, ओपनली तो वहां पे मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर सकती। तो इन NGOs को ये लोग फंड करते हैं और उनके द्वारा पॉलिसीज को ये इन्फ्लुएंस करते हैं। बहुत बारी NGOs इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं लोगों की, जो क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे रह के काम करते हैं, उस इंफॉर्मेशन के आधार पे ये लोगों की डिसीजन मेकिंग को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। इंडिया में आपको मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूं किस तरह से NGOs का यूज किया जाता है। एक NGO का आपने नाम सुना होगा जिसे कहा जाता है ग्रीन पीस इंडिया। 2015 के अंदर इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया क्योंकि हमारी होम मिनिस्ट्री ने ये पाया कि ये फॉरेन फंड्स का मिसयूज करते हैं। मिसयूज कैसे करते हैं, जैसे ये हमारे पास जो माइनिंग प्रोजेक्ट हैं उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे माइनिंग प्रोजेक्ट या तो चल ही नहीं पाते, ओपन नहीं हो पाते, या फिर वो कैंसिल हो जाते हैं, या उनमें डिले हो जाता है। तो माइनिंग प्रोजेक्ट, न्यूक्लियर पावर प्लांट का आपका एग्जांपल दूंगा मैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे आप यहाँ पे कुंडाकुलम का एग्जांपल ले सकते हो, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए कुंडाकुलम तमिलनाडु के अंदर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है हमारा, रशिया के साथ कोलैबोरेट करके हम लोगों ने इसको बनाया है। अब ये चालू हो रहा है, लेकिन 2011 और 2012 के अंदर यहाँ पे लार्ज स्केल प्रोटेस्ट हुए थे अगेंस्ट कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। मजे की बात यह है कि जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ तो यह पाया गया कई NGOs ऐसे हैं जो कि अमेरिका या स्कैंडिनेवियन कंट्री या यूरोपियन कंट्री से फंड ले रहे हैं
और वही इन ये जो प्रोटेस्ट हैं उनको फंड कर रहे हैं। बाद में कई सारे तमिलनाडु बेस्ड एनजीओज को सरकार के द्वारा 2013 के अंदर बैन भी कर दिया गया। उस समय पर मनमोहन सिंह जी की सरकार हुआ करती थी। तो ये क्लियर कट एग्जांपल आपको नजर आ रहा है कि भाई किस तरह से ये जो एनजीओज हैं फॉरेन फंडिंग लेके फॉरेन कंट्रीज के लिए काम करते हैं। एक रिपोर्ट का यह कहना है कि इन एनजीओज की प्रोटेस्ट की वजह से हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाती और 2 से लेकर 3% का जीडीपी लॉस हमें हो जाता है। कोल थर्मल पावर प्लांट के अगेंस्ट में ये एनजीओज लगातार प्रोटेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? ऊपर से क्या कहते हैं? कहते हैं भाई हम तो एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली पर्पस क्या है? पर्पस है प्रोजेक्ट को ओपन ना हो देना, क्योंकि प्रोजेक्ट अगर चलेगा तो आपकी जीडीपी ग्रोथ होगी, आपको जो है एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो इस तरह की टेक्निक जो है यहाँ पे इनके द्वारा यूज की जाती है। कुछ और छोटे छोटे एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। जैसे फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली के अंदर, अभी भी हो ही रहा है। इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि इस फार्मर प्रोटेस्ट के अंदर भी कई एनजीओज ऐसे हैं जो कि फॉरेन फंडिंग लेते हैं और इंडियन गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। उसके अलावा कई एनजीओ ऐसे हैं जो अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन से फंडेड हैं। भाई ये क्या करते हैं? ये इंडिया में जो हमारा ट्रेडिशनल फार्मिंग करने का तरीका है उसको डिस्करेज करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? ये एनजीओज कहते हैं कि भाई आपका जो ट्रेडिशनल तरीका है ना, जो हम लोग यहाँ पे हजारों साल से करें, वो काफी बेकार है। आप क्या करिए, हमसे सीड्स ले लीजिए, जो बीज आते हैं, आप हमारी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लीजिए, आप हमसे पेस्टिसाइड ले लीजिए। तो बेसिकली ये एनजीओज अपनी बेनिफिट के लिए अपनी टेक्नोलॉजी को हमारी कंट्री के अंदर इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है? 2013 में आपको बताया मैंने, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो कई सारे एनजीओज का जो लाइसेंस है उसको कैंसिल कर दिया गया था। 2016 के बाद से इनके ऊपर सरकार के द्वारा काफी ज्यादा क्रैकडाउन किया गया एक्चुअली, क्योंकि देखिए ग्रीन पीस का तो कैंसिल उन्होंने वैसे ही कर दिया था। अभी रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर हमारे जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट ऑफ द होम अफेयर्स, फॉरेन कंट्रीब्यूशन का ये कहना है कि 2017 से लेके 2021 के बीच में इंडिया में 6,500 से ज्यादा जो एनजीओज हैं उनके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है। 2011 से लेके 2019 के बीच में 19,000 से ज्यादा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, इनका लाइसेंस हम लोगों ने कैंसिल कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि ये गवर्नमेंट पॉलिसीज को इंपैक्ट करते हैं, ऐसी हर चीज को अपोज करते हैं जो सरकार लोगों के डेवलपमेंट के लिए करना चाहती है, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे वो कोल पावर प्लांट हो, चाहे वो कोई और स्कीम हो। तो एनजीओ तो एक टूल हो गया। व्हाट आर द अदर टूल्स? देखिए ये जो डीप स्टेट है ना, यानी कि जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है, ये किस तरह से दूसरी देशों के अंदर सरकारें भी चेंज कर सकती हैं। मतलब एनजीओ के द्वारा सिर्फ प्रोटेस्ट ही नहीं, भाई अगर इनको कोई सरकार पसंद नहीं है ना, उसको भी चेंज कर देती हैं। अभी बांग्लादेश का आप यहाँ पे ओपनली एग्जांपल ले सकते हो। ऐसा कहा गया शेख हसीना जी के द्वारा कि अमेरिका उनके ऊपर प्रेशर बना रहा था कि वहां पे एक सेंट मार्टिन, एक आइलैंड है बेसिकली बे ऑफ बंगाल के अंदर, जो बांग्लादेश के अंदर में आता है। अमेरिकन एजेंसीज ये कह रही थी शेख हसीना को, आप सेंट मार्टिन हमें दे दीजिए, हम यहाँ पे नेवल बेस बनाएंगे। उस नेवल बेस बनाने से क्या होगा? वो चाइना के ऊपर और इंडिया के ऊपर, बे ऑफ बंगाल के ऊपर और मलक्का स्ट्रेट के ऊपर कंट्रोल रखेंगे। शेख हसीना ने मना कर दिया। अब शेख हसीना जी ने जब मना कर दिया तो उन्होंने उनकी सरकार को हटाने के लिए अपने उन्हीं तरीकों का यूज करना शुरू कर दिया जो हमेशा से करते हैं। सबसे बढ़िया तरीका होता है भाई यहाँ पे प्रोटेस्ट करने कर दिया उन्होंने। तो हुआ क्या? जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ तो अमेरिकन एनजीओज के द्वारा उनको फंड किया गया। अब बांग्लादेश के अंदर कई सारे ऐसे एनजीओज एक्टिव हैं जिनको डायरेक्ट अमेरिका से सपोर्ट है और वहाँ की यूनिवर्सिटीज वगैरह में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं बेसिकली वो। तो जब उस तरह के वहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट चले तो शेख हसीना जी की जो है सरकार गिर गई। और अब उन्होंने, क्योंकि वहाँ की सरकार को बेसिकली एक तरह से उल्टा कर दिया है, तो ये जो सरकार है वो अमेरिकन एनजीओज के हिसाब से काम करेगी। तो ये बांग्लादेश वाला एग्जांपल एक बड़ा ही टिपिकल एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हो। उसके अलावा एक और जो स्ट्रेटेजी इनके द्वारा यूज की जाती है वो है कैच देम यंग। तो ये क्या करते हैं? ये यंग स्टूडेंट्स को, जो यंग एस्पिरेंट्स होते हैं भाई, उनको स्कॉलरशिप्स देती हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जिनको ये फंड करती हैं, और क्योंकि इनका एक नैरेटिव होता है तो जो स्टूडेंट्स को ये लोग स्कॉलरशिप देते हैं तो उनका माइंड सेट, उनका जो ब्रेन वॉश है वो अपने हिसाब से कर देते हैं। यही वो जो स्टूडेंट हैं जब इन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से निकलते हैं, बाद में जब ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनते हैं या सरकारी पोस्ट पे जाते हैं, कोई जर्नलिस्ट बनता है, कोई बिजनेसमैन बनता है, तो ये उसी एजेंडे को आगे लेके जाते हैं। क्योंकि जब लोग ये यंग थे ना, इनको पकड़ लिया गया, इनका इंडोक्ट्रिनेशन कर दिया गया और हमेशा ये उनके फेवर में ही बात करेंगे। अगले 30, 40, 50 सालों में हमेशा उनकी फेवर में ही काम करते हैं। तो ये पैटर्न आप यहाँ पे बेसिकली देख सकते हो। अब इससे क्या होता है? जो अमेरिका है या जो यूरोपियन कंट्री है, मैं यहाँ पे मेजरली अमेरिका का नाम दूंगा क्योंकि अमेरिका डीप स्टेट का ज्यादा यूज करता है।
अब देखो बांग्लादेश के अंदर सरकार बदल गई, अमेरिका ने एक भी गोली नहीं चलाई, कोई भी वहां पे ब्लड वॉश नहीं हुआ, राइट, कोई ब्लड शेड नहीं हुआ, एक गोली चलाए बिना सरकार बदल दिया और अपने एजेंडा को भी फुलफिल कर दिया। तो ये कुछ टूल्स होते हैं जो ये डीप स्टेट बेसिकली यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी का बड़ा यूज करते हैं, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट वगैरह के द्वारा जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है वो सारी सोशल मीडिया से तो आती है भाई। और सिर्फ सोशल मीडिया का ही नहीं, ये हैकिंग का यूज भी कर सकते हैं। आप देख लीजिए कुछ साल पहले हुआ ये, एस्टोनिया के अंदर वहां के इंटरनेट सर्विसेज को, वहां की बैंकिंग सर्विसेज को रशिया ने पूरी तरह से हैक कर लिया था। अमेरिका के डीप स्टेट के कहने पे उसको हैक कर लिया गया था, जिसको कहा जाता है। और यूक्रेन के ऊपर जब रशिया ने अटैक किया, उस अटैक करने से कुछ घंटे पहले यूक्रेन के अंदर भी इंटरनेट सर्विसेज बंद हो गई। यूक्रेन के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह थे उनके अंदर मालवेयर आ गया, वो करप्ट हो गए। इतना ही नहीं, एक सैटेलाइट है भाई जिसका नाम है वियासत सैटेलाइट, उसको भी हैक कर लिया गया, उसके नेटवर्क को भी बंद कर दिया गया। ये सारी चीजें कौन कर रहा है? ये साइबर अटैक्स कौन कर रहा है? ये डीप स्टेट करता है, क्योंकि डीप स्टेट के हाथ में ये टूल्स होते हैं वहां की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाने के, वहां की जो लोग हैं उनके नैरेटिव को चेंज करने के लिए। तो ये सब चीजें डीप स्टेट के द्वारा यूज की जाती हैं। अब यहां पे एक सवाल उठता है कि भाई क्या इंडिया के अंदर डीप स्टेट है? देखिए, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो एनडीए है, वो कांग्रेस के ऊपर या अपोजिशन के ऊपर आरोप लगाती है, एलिगेशंस लगाती है कि भाई आप अमेरिकन डीप स्टेट के अंडर में काम करते हो। लेकिन इसका काउंटर आर्गुमेंट भी है। इसका काउंटर आर्गुमेंट अपोजिशन सरकार के ऊपर लगाती है। वो कहते हैं कि भैया आप लोग हमारे देश में डीप स्टेट को बढ़ावा दे रहे हो, आप देश में एक ऐसा नैरेटिव सेट कर रहे हो कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो एजेंसीज हैं, वो आपके हिसाब से काम कर रही हैं। तो अब हम यहाँ पे दूसरे आर्गुमेंट को भी देखेंगे। तो राहुल गांधी जी का ये कहना है कि आज की जो सरकार है वो हमारे इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज करती है। जैसे आप यहाँ पे एनएसए, ईडी, सीबीआई, पुलिस, एटीएस, एनआईए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस का यूज किया जाता है अपोजिशन के लीडर्स के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए। कभी उनको अरेस्ट किया जाता है, कभी कुछ और तरीके से जो है उनको यहाँ पे परेशान किया जाता है। तो ये एक एग्जांपल आप यहाँ पे डीप स्टेट का दे सकते हो। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जो सीबीआई है ना, वो एक केज्ड पैरट की तरह है। ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि सीबीआई इंडिपेंडेंट है, लेकिन एक्चुअली में वो सरकार के इशारों पर काम करती है। और सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि 2014 के बाद में ये प्रॉब्लम है। सीबीआई प्रॉब्लम एक्चुअली वो काफी शुरू से ही है। हर सरकार ये कहती है कि जब कांग्रेस की सरकार पावर में हुआ करती थी और बीजेपी जो है अपोजिशन में हुआ करती थी, वो लोग भी ये कहते थे कि आप लोग भाई सीबीआई का मिसयूज कर रहे हो, आप जो है ईडी का मिसयूज कर रहे हो। तो ये आरोप जो है उस समय से लगते रहे हैं। अभी थोड़े समय पहले प्रशांत भूषण जी ने भी ये कहा कि सरकार कई ऐसे तरीके का यूज कर रही है जिससे अपोजिशन को साइलेंट किया जा सकता है, या उन लोगों को साइलेंट किया जा सकता है जो सरकार के खिलाफ में या तो बोलते हैं या फिर उनके खिलाफ लिखते हैं, कुछ भी करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि भाई ये गवर्नमेंट जो है वो गुंडों को पैट्रनाइज करती है। आप यहाँ पे काउ विजिलेंटिज्म का एग्जांपल जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। बीफ के नाम पे लोगों की लिंचिंग की जाती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोगों को उनको डराया जाता है। बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको या तो मार दिया गया, फेक एनकाउंटर्स वगैरह होते हैं। तो इनका ये कहना है कि आज की ये जो सरकार है वो उन इंस्टीट्यूशंस का यूज कर रही है अपनी फेवर में, जो कि अकाउंटेबल नहीं है। अब देखो, पुलिस है, मान लो ये इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये जनता के लिए तो अकाउंटेबल नहीं है, ये तो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के लिए अकाउंटेबल होती हैं, राइट? क्योंकि उनको तबादला कर सकते हैं, उनको नौकरी से निकाल सकते हैं। तो ये इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के लिए काम करती हैं, और इसी को आप जो है डीप स्टेट कहते हो, क्योंकि ये अकाउंटेबल तो नहीं है जनता के लिए। क्रिटिक्स का ये कहना है कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, ये इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक नेक्सस बना रही है। उसके अलावा जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सीबीआई है, यहाँ पे भी इनके लोग बैठे हुए हैं, और इस समय ये जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ग्राउंड लेवल पे सरकार की फेवर में काम कर रही हैं। अब इन्होंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं। जैसे नाजी जर्मनी के अंदर क्या होता था, वहाँ पे जो नाजी जो पार्टी थी उसके जो वर्कर हुआ करते थे उनको जो है ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी अटैक करने के लिए ज्यूज को। उसी तरह से ये लोग कहते हैं कि इंडिया में जैसे शिवसेना है या इंडिया में जो आरएसएस है, इनके जो वर्कर्स होते हैं उनको भी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि इनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है तो पहले से ही दिमाग में ये बना के चल चुके हैं कि हमें क्या काम करना है। अब यही लोग हैं जो मिलिट्री में जा रहे हैं, जो पुलिस में जा रहे हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में जा रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि जब आरएसएस के लोग या ऐसे लोग जिनका दिमाग ब्रेन वॉश कर दिया गया है, जब ये मिलिट्री में जाएंगे और पुलिस में जाएंगे तो भाई अपने एजेंडे को फुलफिल करेंगे, राइट? इसी को तो कहते हैं डीप स्टेट।
डीप स्टेट वो एक्टर होते हैं जो पर्दे के पीछे काम करती हैं लेकिन सरकार के लिए काम करती हैं। आरोप ये भी लगाया जाता है कि जो सेकुलर माइंडेड जो स्टूडेंट हैं या टीचर्स होते हैं उनके ऊपर अटैक किया जाता है राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। आप यहाँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू का एग्जांपल ले सकते हो, आप यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले सकते हो। आरोप यह लगाया जाता है कि पिछले कुछ सालों में जेएनयू या दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हावी हो गई हैं। जो सेकुलर माइंडेड जो स्टूडेंट हैं या टीचर्स हैं उनके ऊपर या तो अटैक कर दिए जाते हैं, उनको हरास किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। अब यहाँ पे एक ना मजेदार सीन देखिए, यही सेम आरोप सरकार के द्वारा भी लगाए जाते हैं अपोजिशन के ऊपर। उनका यह कहना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे जेएनयू हो गया, दूसरे हो गए, यहाँ पे आजादी के बाद से कम्युनिस्ट लोग यानी कि जो सरकार की फेवर में बात करते थे वो बैठे हुए हैं। जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो डीप स्टेट का पार्ट हैं। अब यहाँ पे दोनों ही चीजें चल रही हैं। सरकार कह रही है कि भैया आपके लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और जब आप मतलब ऑफिसर्स बनते हो या ब्यूरोक्रेसी में आते हो, मिलिट्री में आते हो, वो आपके लिए काम करते हैं। अपोजिशन इसका उल्टा कह रही है, वो कह रहे हैं कि भैया हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं आपका इनके ऊपर दबदबा बन गया है, आपके लोग यहाँ पे आ गए हैं, आप डीप स्टेट के अंडर में काम कर रहे हो। तो बेसिकली दोनों ही एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं डीप स्टेट क्रिएट करने का। क्रिटिक्स का यह कहना है कि इंडिया में डीप स्टेट का एग्जाम्पल आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो। कई बार क्या होता है, ओवरनाइट किसी बड़े प्रोजेक्ट की ओनरशिप चेंज हो जाती है। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डीप स्टेट होता है। कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, इनके जो ओनर्स होते हैं, जो एडिटोरियल्स जो ये लोग लिखते हैं, एडिटर्स होते हैं, उनको अरेस्ट कर दिया जाता है, उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड डाल दी जाती है, उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। बहुत बार क्या होता है, जो मीडिया हाउसेज होते हैं जैसे एनडीटीवी का आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो, ये खरीद लिए जाते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के द्वारा, क्योंकि वो सरकार के लिए काम करते हैं। तो मेन स्ट्रीम मीडिया को ही यहाँ पे कैप्चर कर लिया जाता है। इस तरह के जब आरोप लगाए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे यूएपी है, तो आरोप ये लगाया जाता है कि यूएपीए का यूज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा हर उस आवाज को, डिसेंट को दबाने के लिए जो सरकार के अगेंस्ट में बात करती है। इसके कई और विजिबल एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कई सारे इंडियन स्टेट्स का और इंडियन सिटीज का नाम चेंज कर दिया जाता है, रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया जाता है। कभी कभी हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो ओपनली इलेक्शन के टाइम पे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम लोग पिछले 1000 साल का रूल हम लोग चेंज कर देंगे। मतलब उनका यह कहना है कि जिसमें से 850 ईयर्स ऑफ द मुस्लिम्स एंड 150 ईयर ऑफ द ब्रिटिशर्स, इनका यह कहना है कि इससे पहले जो हिंदू स्टेट की ग्लोरी हुआ करती थी हम उसको वापस लेके आएंगे। तो जब बड़े बड़े पॉलिटिशियंस रैलीज में इस तरह की बात करते हैं तो ये सीधा सीधा सा सिग्नल जाता है कि सरकार क्या चाहती है। सरकार चाहती है कि भाई यहाँ पे जो माइनॉरिटीज हैं उनको दबाया जाए, हम उनकी परवाह नहीं करते, उनकी हम लोग केयर नहीं करते हैं। ओपनली तो नहीं कह सकते, लेकिन इस तरह के जो सिग्नल्स आते हैं इससे यही पता चलता है कि डीप स्टेट कहीं ना कहीं सरकार के इसी एजेंडे को फुलफिल करने के लिए काम कर रहा है। ये एलिगेशंस लगाए जाते हैं अपोजिशन के द्वारा सरकार के ऊपर। सही है या गलत है ये एक अलग मैटर है। डीप स्टेट का एक आधा एग्जांपल आपको और देता हूं। यहाँ पे आप मिलिट्री का जो है एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो। देखिए डीप स्टेट का मतलब क्या होता है, जो मिलिट्री होती हैं, जो ब्यूरोक्रेट होती हैं, वो अपने डिसीजन जो है वो चलाती हैं और वो सरकार के डिसीजन के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करती हैं। इसका एक आधा एग्जांपल जो है आप यहाँ पे मिलिट्री से भी ले सकते हो। कभी कभी क्या होता है, जो पॉलिटिशियंस जो डिसीजन लेते हैं वो मिलिट्री रिजेक्ट कर देती है। इसका एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा 1989 के अंदर। राजीव गांधी जिस समय पीएम हुआ करते थे, इन्होंने बेनजीर भुट्टो के साथ एक अग्रीमेंट किया था और इन्होंने कहा था भाई हम लोग सियाचिन से जो है वो सेटलमेंट कर लेते हैं, सियाचिन से अपनी फोर्सेस को वापस बुला लेते हैं। लेकिन उस समय पे वहां की अपनी जो मिलिट्री थी उसने इस डिसीजन को मानने से मना कर दिया। जब मनमोहन सिंह जी पावर में हुआ करते थे उस समय पे भी इन्होंने कहा था कि हम लोग जो सियाचिन है ना इसको डीमिलिटराइज कर देंगे। इस बात को भी मिलिट्री ने मानने से मना कर दिया था। तो कहने की बात यह है कि इसी को तो डीप स्टेट कह रहे हैं। तो इस डीप स्टेट वाली थ्योरी में कितनी सच्चाई है या नहीं है वो एक अलग मैटर है, लेकिन हाँ अगर इस तरह की चीजें देश में होती है ना, किसी भी देश में होती हैं, तो इसका बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट होता है। देखिए हम लोग अपने नेताओं को चुनते हैं, वोट देते हैं, डेमोक्रेसी की पावर होती है, तो जनता ये चाहती है कि भाई हमारे जो डिसीजंस हैं हमारे पॉलिटिशियंस के द्वारा लिए जाएं और वो हमारे वेलफेयर के लिए ही डिसीजन लेंगे। लेकिन जब लोगों को ये लगता है कि भाई पर्दे के पीछे से खेल तो कोई और खेल रहा है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वही खेल खेल रहे हैं, तो पब्लिक ट्रस्ट की तो धज्जियां उड़ जाती है ना ऐसे केस में। तो जो और जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ऐसा भी देखा जाता है कि कई बार जजेस के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है। आप 1975 की इमरजेंसी को याद कर सकते हो, किस तरह से जुडिशरी के ऊपर प्रेशर डाला गया था उस समय की सरकार के द्वारा, और ऐसा माना जाता है कि शायद आज भी ऐसा किया जा रहा होगा। और ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में जो इलेक्शंस हैं भाई उसके डिसीजन को ही ओवरटर्न कर दिया जा सके। देखिए
एक डेमोक्रेसी को सर्वाइव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? सबसे ज्यादा जरूरी होती है इलेक्टोरल प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल हो और ऑनेस्ट हो। अगर ये नहीं होगा तो लोग इलेक्शंस के जो रिजल्ट के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे और तब होती है अनार्की, तब होता है वहां पे सिविल वॉर होता है। क्योंकि भाई आप सरकार को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। आपने जिसको वोट किया वो पावर में आया नहीं और आपने आरोप लगा दिया या पोजीशन के ऊपर कि तुमने गड़बड़ किया है, तो वो लोग मानेंगे ही नहीं। लेकिन अभी तक हमारे देश में ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है। हमारे देश में जैसी सरकारें बदलती हैं, इलेक्शन जो कमीशन है हमारा, उसके डिसीजन के ऊपर भरोसा किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से ऐसी कुछ आवाज़ें उठ रही हैं, चाहे वो ईवीएम के ऊपर आरोप लगाना हो या कुछ भी हो, तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में डीप स्टेट इलेक्टोरल प्रोसेस को ही पूरी तरह से हाईजैक कर सकता है। उस समय देश में हालत बहुत खराब हो जाएगी। उस समय डीप स्टेट इतना ज़्यादा डीप चला जाएगा कि वो डेमोक्रेसी को ही हमारे यहाँ पे ख़त्म कर सकता है। जब डीप स्टेट इतना ज़्यादा एक्टिव होता है पॉलिटिक्स के अंदर, सोशल कल्चर के अंदर, तो भाई करप्शन के चांसेस तो बढ़ते ही हैं, राइट? डेफिनेटली आप यहाँ पे सेंट्रल बैंक देख लीजिए, आरबीआई देख लीजिए, जो बड़े बड़े बैंक होते हैं, बड़ी बड़ी जो आईटी कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े जो मीडिया हाउस होते हैं, ये अपने हिसाब से चीज़ें चला रहे हैं, ये किसी की बात मान ही नहीं रहे। आप सोच के देखिए कि जो हमारे जो सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है, इसके ऊपर गवर्नमेंट का कुछ खास कंट्रोल नहीं है, राइट? हमारी जो मिलिट्री है उसके ऊपर कोई खास कंट्रोल नहीं होना चाहिए, वो एक बात अलग है। अगर सब कुछ चीजें सही चल रही हैं तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं इनका कंट्रोल होना चाहिए इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। इसलिए तो डीप स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। जब डीप स्टेट एक्टिव होता है ना किसी कंट्री में, पॉलिटिशियंस का कंट्रोल नहीं होता। अगर पॉलिटिशियंस का कंट्रोल होता है तो वही डीप स्टेट पॉलिटिशियंस की फेवर में काम करते हैं। अपोजिशंस को अरेस्ट कर लेते हैं, जो मीडिया जो चैनल होते हैं उनको अरेस्ट कर लेते हैं, किसी का फेक एनकाउंटर करवा देते हैं। इस तरह की चीज़ें तभी तो होती हैं। तो सवाल ये नहीं है कि भाई इंडिया में डीप स्टेट एक्टिव है या नहीं है, सवाल ये है कि इंडिया में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को नुकसान पहुंच रहा है ओवरऑल, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट्स के लेवल पे हो, वो कैसे हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है आरटीआई की। आरटीआई ऑफिसर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को, सिविल सर्वेंट्स को, सरकार को अकाउंटेबल बनाती है और आरटीआई को स्ट्रॉन्ग करना और भी ज्यादा जरूरी यहां पे हमारे लिए हो गया है। उसके अलावा इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशंस का इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए। हर चीज, हर स्टेप जनता के सामने होनी चाहिए। सिविल सोसाइटी के रोल को यहाँ पे और ज़्यादा एनहेंस करना पड़ेगा। सिविल सोसाइटी को ये प्रेशर डालना पड़ेगा इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कि आप ट्रांसपेरेंट रहें। आप जो भी डिसीजन लेते हो भैया वो पब्लिक के सामने आए ना, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो एनआईए हो, आप जो डिसीजन लेते हो जनता को बताइए, क्या दिक्कत है। देयर स्ट्रेटजीज इंक्लूड मॉनिटरिंग गवर्नमेंट एक्शंस, रिपोर्टिंग इरेगुलरिटीज एंड एडवोकेटिंग फॉर द पॉलिसी चेंजेस, राइट? यहाँ पे आप एक एग्जांपल दे सकते हो विसल ब्लोअर्स का। हमारे देश में अभी भी विसल ब्लोअर्स की प्रोटेक्शन के लिए कोई खास कानून हमारे यहाँ पे है नहीं। तो अगर किसी डिपार्टमेंट में इस तरह की गड़बड़ होती है, करप्शन होता है, कुछ भी होता है, जो आदमी इस बात को सामने लाके बोलता है उसको प्रोटेक्शन ही नहीं है। तो होता क्या, या तो उसकी बात पे विश्वास नहीं किया जाता या उसको मार दिया जाता है। तो पब्लिक एजुकेशन भी जरूरी है। आरटीआई को स्ट्रॉन्ग करें, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको और ज्यादा अकाउंटेबल बनाया जाए, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे इंश्योर होनी चाहिए। और जुडिशरी का भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जुडिशरी को भी ये समझना पड़ेगा कि आज के टाइम पे जुडिशरी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल बनाने के लिए। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। आई होप डीप स्टेट के बारे में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो पहले से ज्यादा यहाँ पे हुई होगी। यहाँ पे मेरा किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने का या उसके ऊपर अगेंस्ट में बात करने का कोई पर्पस नहीं है। मैंने यहाँ पे आपके सामने फैक्ट्स रखने की कोशिश की है। वो फैक्ट सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन हाँ, हमारे देश में डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी है। गवर्नमेंट को जनता के लिए अकाउंटेबल होना जरूरी है। लोग गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल हो या ना हो, लेकिन गवर्नमेंट को लोगों के लिए आंसरेबल होना जरूरी है। चाहे जुडिशरी हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे हमारे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे हमारा मीडिया हो, पुलिस हो, मिलिट्री हो, हर किसी को यह सोचना पड़ेगा कि उनका जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है। देश को आगे लेके जाना और जनता के लिए काम करना, रादर देन जनता के अगेंस्ट में काम करना। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करें। इसी तरह की मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।